योग के इस विशेष कार्यक्रम में सुभाष चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। आज योग किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है और भारत ही नहीं पूरा विश्व योग को अपना रहा है और इसके लाभ को वह ले रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में यूएनओ ने हर साल विश्व योग दिवस मनाने का संकल्प लिया और 21 जून को हम हर वर्ष विश्व योग दिवस मनाते हैं। इस साल हम 12वां विश्व योग दिवस मना रहे हैं और हमारा जो इस साल का मुख्य विषय है, मुख्य थीम है, वो योगा फॉर ग्रोइंग एज। बढ़ती उम्र में हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें योग के द्वारा। और हम जानते हैं कि योग की महिमा अपरंपार है और योग अनेक स्तरों पर कार्य करता है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह भावनात्मक हो। अनेक प्रकार से यह एकाकार होकर कार्य करता है। गीता में कहा भी गया है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता का भाव रखना ही योग है। और साथ ही साथ योगः कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। अब हम इस योग को, इस संदर्भ को समझने के लिए आज हमारे स्टूडियो में योग के उद्गत विद्वान डॉक्टर कार्तिक कुमार जी आए हुए हैं। उनका हम अभिवादन करते हैं और हम ये आपको बताना चाहेंगे कि कार्तिक सर केवल बिहारी नहीं वरन बिहार से बाहर भी पूरे भारत स्तर पर इन्होंने योग को जन जन तक फैलाया है और विश्वविद्यालय, कार्यालय, उसके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं, सभी जगह उन्होंने अपनी भूमिका योग के माध्यम से प्रदर्शित की है और अभी भी कर रहे हैं, एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो हम आज इनसे हम अपने स्टूडियो में बहुत सारी बातें योग से संदर्भित हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आज हमारे स्टूडियो में उनके साथ दाईं तरफ सरिता कुमारी जी बैठी हुई हैं और यह भी योग की उद्गत विद्वान हैं और यह केवल स्कूल कॉलेज ही नहीं वरन अनेक सामाजिक संस्थाओं तक योग को फैला रही हैं और कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ बाईं तरफ हमारे यहाँ सुशील कुमार पांडे जी बैठे हुए हैं। यह भी योग को जन जन तक फैलाने का कार्य कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर रहे हैं और दूसरों को करा भी रहे हैं। तो आज हम स्टूडियो में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि योग क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आज के वर्तमान परिवेश में। जी, योग में जैसे आपने कुछ पहले परिभाषा बताई हुई है, समत्व योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में लिखा है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का रुकना ही योग है। और योग को आसन प्राणायाम में बांध देना एक उपहास होगा। आसन प्राणायाम से इतर इसकी व्याख्या है जिसमें कि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज लिखते हैं इसमें कि परम पुरुष अरुआत्मा संधि निरंतर योग, जर माया व्यापे नहीं कभी न होए भी योग। योग कहत है जोर को, योग कहत है संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योग है। योग कहत है जोर को, योग कहत है संधि वाली जो बात है, आज कई संस्थाओं में आत्मा की परमात्मा की मिलने की बात कही जाती है, लेकिन उसमें से उन्होंने एक परिभाषाओं को और परिलक्षित बहुत सुंदर ढंग से किया है कि योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोई, अर्धधार उड़द चले योग कहा वे सोए। अर्धधार उड़द का अर्थ यह है कि जो हमारी जो आत्मा की जो शक्ति है, मन प्राण और इंद्रियों के माध्यम से जो संसार के विषय में जा रही है, इसे ऊर्ध्वमुख करने की कला योग है। और महत्व का जहाँ तक संबंध है, महत्व आज स्कूलों में देखिए पाठ्यक्रम में लागू हो चला है। क्लास 3 में, क्लास 6 में इसके बजाबते बुक छपे हुए हैं, किताब की उसकी पढ़ाई हो रही है। डाइट में हो रहा है, ट्रेनिंग कॉलेज में हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है, कई यूनिवर्सिटियों में इसमें पीजी डिप्लोमा, इसका बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। और यह कोर्स सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ये सब कार्य कोर्स चल रहे हैं और कई जगह आयुष मंत्रालय, कई जगह इस पर योग पर बहुत सुंदर ढंग से काम हो रहा है, आगे हो रहा है। ज़रूरत है इसको थोड़ा और पुष्पित पल्वित करने के लिए, ताकि हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है स्वस्थ बने और एक नई समाज की परिकल्पना करे। और आज हमारे स्टूडियो में जो दो अभ्यासी हैं जिन्होंने योग के क्षेत्र में अपनी महारत हासिल की है, हम इनके माध्यम से जो आपने एजिंग की बात की है, जो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग क्या हो सकता है, उस पर हम सबसे पहले हम तो सूक्ष्म व्यायाम चाहेंगे कि हमारे अभ्यासी पहले सूक्ष्म व्यायाम करके बताएंगे। सूक्ष्म व्यायाम में जैसे है कि जो जिन अभ्यासों को, योगाभ्यास जो अधिक उम्र होने के कारण हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां अकड़ जाती है, तो उसको लूज करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो पहले दोनों हाथों को जमीन के समानांतर उठाएंगे, मुट्ठी को कस के बांधना, इसे हम मुष्टिका बंध के नाम से जानते हैं। इसको 5 से 10 बार हम करेंगे, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे,
श्वास लेते हुए ऊपर, इसे हम कहते हैं मुष्टिका बंध आसन। इसके बाद मणि नमन। मणि नमन का भी अभ्यास, कलाई को नीचे झुकाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इसके बाद मणि चक्रा, मुट्ठी को बांधना और कलाई को गोल घुमाना क्लॉकवाइज, 1 2 3, एंटी क्लॉक 1 2 3। इसके बाद केहनी नमन, दोनों हाथों को जमीन के समांतर उठाना, केहनी को झुकाना, श्वास लेते हुए खोलना, श्वास छोड़ते नीचे। इसे धीरे धीरे करेंगे, जितना धीरे करेंगे अभ्यास उतना ही लाभकारी होगा। इसके बाद पार्श्व केहनी नमन, दोनों हाथों को आपस में बांधना, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना, पुनः दूसरी ओर पार्श्व आकर्षण करना, श्वास लेते हुए ऊपर उठाना, हाथों को छोड़ते हुए दूसरी तरफ करना। इस अभ्यास से शरीर में एक हल्कापन महसूस होता है। इसके बाद डॉक्टर साहब एक सवाल है, ये सूक्ष्म व्यायाम है और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बढ़ती उम्र में आफ्टर 40 के बाद ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे लिए बहुत ही टॉनिक का कार्य करता है। जी जी, योग के संदर्भ में इसकी महत्ता बहुत ही ज़्यादा है और शरीर को संतुलन स्थापित करने के लिए यह बहुत ही जरूरी है और यह करना भी आसान है, क्योंकि बढ़ती एज में मांसपेशियां करी हो जाती हैं, तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम के जरिए हम इसको ढीला करने का प्रयास करते हैं, ढीला करते हैं। साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही साथ इस स्टेज में जब 30 साल 40 साल तक जब व्यक्ति जवान रहता है तो उस समय अपने आप को वह समझता है कि मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन अचानक 40 के बाद 40 के बाद ऊर्जा का घटना शुरू हो जाता है। तो अगर हम पहले से ही इस सूक्ष्म व्यायाम को करते रहें और साथ ही साथ योग के कई एक आयाम है, जैसे आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान है, उनके साथ उसका समावेशन करें, तो किस प्रकार हम कैसे समावेशन करेंगे उसके साथ ताकि वह अपने आप को उस ऊर्जा की श्रेणी में बनाए रखें? जी जी, तो आपने तो अभी हाथ का अभ्यास देखा, तो पैर, एक कमर के पैर से ऊपर वाला अभ्यास, फिर गर्दन के अभ्यास है, पैर के अभ्यास है। तो हम चाहेंगे दोनों पैर को जमीन के समानांतर फैला लीजिए और इसमें जो है ना पैर की अंगुलियां और पैर जो मांसपेशियां जो है हार्ड हो जाता है, लोगों को सीढ़ी चढ़ना कठिनाई हो जाती है, पैरों में दर्द हो जाता है, तो इसके लिए रामबाण अभ्यास है। पादांगुली नमन, 10 अंगुलियों को सामने झुकाना, श्वास लेते हुए पैर की अंगुलियों को पीछे ले जाना, श्वास छोड़ते हुए पुनः अंगुलियों को बांधना। पादांगुली नमन के बाद यह अभ्यास 10 से 20 बार करेंगे। उपलब्ध समय के अनुसार इसे हम 10 बार भी करेंगे, लेकिन हर अभ्यास में हम 10 मिनट समय नहीं, 1 से 2 बार हम आपको बतला रहे हैं। इसके बाद अगले अभ्यास की कड़ी में गुल्फ नमन करके बताएंगे। गुल्फ नमन में दोनों पैर के टखनों को जमीन के समानांतर दबाना, पुनः श्वास लेते हुए वापस जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना। इस अभ्यास से क्या होता है कि पिंडली में अगर दर्द है, घुटनों में दर्द है, पैर में कहीं भी दर्द है, तो जैसे जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस में तो ये लाभ करता ही है, साथ ही साथ जो बढ़ते उम्र में इन अभ्यासों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसमें एक और अभ्यास हम बताएंगे, गिरवा चक्रा, सॉरी पैरों को घुमाना, गुल्फ चक्रा। इससे घड़ी की सुई की दिशा में हम 3 बार घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉक हम 3 बार घुमाएंगे। डॉक्टर साहब जी, कुछ और सवाल है, ये सूक्ष्म व्यायाम है, दर्शक देख रहे हैं, कुछ जिज्ञासु प्रश्न है। जैसे आज के इस वर्तमान दौर में कुछ बीमारियां हैं जो घर कर गई हैं और एज बढ़ने के साथ साथ वह शरीर में आ रही हैं, जैसे मधुमेह है या सांस संबंधी रोग है। तो मधुमेह और सांस संबंधी रोग को कंट्रोल करने के लिए हम किस उम्र से ये योग प्रारंभ करें ताकि हम जब उस उम्र में जाए, बढ़ती उम्र में जाए, तो उसको हम कंट्रोल कर सकें? जी, जैसा कि अभी हमारे ने बिहार सरकार ने एक पाठ्यक्रम में लागू किया है, क्लास 3 के बच्चों को उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के साथ साथ क्रिया और आसन प्राणायाम को ऐड कर दिया है। 6 में ऐड किया है, 9, 10 में ऐड किया है। तो हम कम से कम 10 वर्ष के उम्र से पहले भी हम बच्चे जब 4-5 वर्ष के हो गए हैं, 5 वर्ष के, जब वो समझ रहे हैं, रंगों को पहचानने लगे हैं, चलने फिरने, तो उस अवस्था में उनको हम अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे
और वही जब प्रक्रिया आदत में बन जाती है तो हमारे एजिंग को रोकता है। अभी हम आपको अगले अभ्यासी में जो दिखाएंगे, इनके अभ्यासी के माध्यम से, गिरवा नमन। गिरवा नमन में होता है कि हमारे गले की मांसपेशियाँ, गले को सामने झुकाना, श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाना, श्वास लेते हुए गर्दन सीधा करना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाना, श्वास लेते हुए गर्दन पुनः सीधा करना, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। यह अभ्यास व्यक्ति को प्रतिदिन करना है और अनिवार्य रूप से करना है। उसके बाद स्कंध चक्रासन। पीठ में दर्द है, कंधे में दर्द हो जाता है तो कंधे को, दोनों हाथ की अंगुलियों को कंधे पर स्थापित करना और घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना। यह एक परीक्षित अभ्यास है। जब कभी भी हम ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि भाई हम बहुत दिन से दवा खा रहे हैं, हमारे दर्द ठीक नहीं हो रहे हैं, हम वृद्धावस्था को नहीं, युवाओं को भी, महिलाओं को भी, यह मतलब मैं दवा के रूप में इसको देखा हूँ। उसको अगर हम कह दें कि स्कंध चक्र कैप्सूल अगर बोल दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि इसमें इसका प्रयोग नहीं करना है, लेकिन लोगों को आजकल दवाओं पर, हेमोपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं पर कम विश्वास है, एलोपैथिक पर ज़्यादा है। इसीलिए अभी कॉर्पोरेट जगत में हर आसन के बीच में वो लोग कैप्सूल जोड़ देते हैं, जैसे वज्रासन कैप्सूल, भुजंगासन कैप्सूल। तो अभी आपको हमारे अभ्यासी जो है ना, आपको दिखाएंगे, जैसा कि आपने बताया, पूछा था कि मधुमेह और श्वास रोग में क्या लाभकारी हुआ। तो पहले मकरासन करेंगे और फिर भुजंगासन। तो मकरासन के अभ्यास में हमारे दोनों अभ्यासी मकरासन में पेट के बल लेट जाएंगे, पैर के एड़ियों को आपस में मिला के रखेंगे, दोनों हाथ की तलहटी को आपस में मिलाएंगे और गाल में प्रतिष्ठित करेंगे, पीछे की एड़ियाँ आपस में मिली हुई रहेंगी। और सहज और सरल अवस्था में इसमें पीछे का जो दर्द है, कमर का और कंधे का जो दर्द है, वह आराम पहुंचाता है। और उसमें अगर सर्वाइकल है तो भी लाभ मिलता है, स्लिप डिस्क है उसमें भी इसका लाभ देखा गया है, सुंदर लाभ। इसके बाद अगले अभ्यास में, जब वृद्धावस्था में व्यक्ति जब ज़्यादा जाता है, थक जाता है, तो जब कहीं भी काम थोड़ा करने के बाद थक जाता है तो मत से उसमें मकरासन में हो जाएंगे। दोनों हाथ को, तलहटी को आपस में मिलाना ज़मीन पर और आराम से उसमें सो जाना। पैर की पंजों को मत्स्य कीरासन के रूप में जाएंगे, दाहिना पैर को ले आएंगे जांघ पर के सामने आगे। आप ऐसे भी सो सकते हैं, एक दाहिने पैर को भी आगे ला के सो सकते हैं, दोनों तरीका है, सहज और सरल। इसमें क्या है, बहुत आराम मिलता है। बच्चों को जब देखते हैं कि सोने के लिए सोता इस आसन का चयन कर लेता है, तो इसे मत्स्य कीरासन कहते हैं। और इसमें बहुत, फिर इस अभ्यास को दूसरी तरफ करके दिखाएंगे अभ्यासी। और उपलब्ध समय के अनुसार रात्रि में आप चाहे तो इस आसन में सो भी सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट भी रह सकते हैं, और बहुत सुकून मिलता है इस आसन में। तो इस तरह से हम, कहने का तात्पर्य कि बढ़ती उम्र में यह हमारी बहुत सहायता करेगा, ये आसन बहुत सहायता करता है, शारीरिक उपशम को मजबूत बनाएगा, शरीर में लचीलापन लाएगा। जी जी। आए दिन मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी मैदान के बगल से गुजरता हूँ तो आजकल बहुत सारे ग्रोइंग एज के लोग बैठे रहते हैं, एक साथ प्राणायाम और कुछ योग करते रहते हैं। और मैं देखता हूँ कि वहाँ मंडूकासन की चर्चा होती है। तो मंडूकासन कैसे हमारे जो डायबिटीज़ की मैं चर्चा कर रहा था, जी जी, डायबिटीज़ में कैसे मंडूकासन उपयोगी होगा और कैसे हमको उससे वह बचाएगा। जी जी। यदि कमर दर्द है, उसमें कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हम जान जाएं। अगर कोई वृद्ध अवस्था की व्यवस्थाओं में अगर कमर दर्द है, पीठ दर्द है, तो सामने झुकने वाले अभ्यास नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो उसका हम करेंगे। चलिए, लेकिन उससे पहले उसके जो सपोर्टिंग अभ्यास है भुजंगासन, भुजंगासन के बाद मंडूकासन बताएंगे। इसी आसन में आपको हमारे अभ्यासी दिखाएंगे भुजंगासन, श्वास लेते हुए। इससे हमारी पाचन संस्थाएँ, कमर दर्द, पेट की उदर की समस्याएं के कारण ही हमारे पास मधुमेह का होता है। चापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म जो है सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, भोजन का सही हम पाचन नहीं करवा पाते हैं हमारी आँत, तब हम मधुमेह में हम इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो यह रोग आ जाता है। तो अगले अभ्यास में हमारे अभ्यासी करा के बताएंगे आपको। वज्रासन में पहले बैठ जाएंगे, भुजंगासन का यह परफेक्ट स्थिति आप देख रहे हैं। श्वास लेते हुए सिर को ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। और अगले अभ्यास में हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठना भी एक कला है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति इस आसन में नहीं बैठ पाते हैं। दोनों हाथ घुटने पर, आंखें बंद, मन में कोई विचार नहीं। और अगर जो मंडूकासन नहीं कर पाते हैं तो वज्रासन से लाभ लेंगे।
अगर जो मंडूकासन नहीं कर पाते हैं भुजंगासन से लाभ लेंगे, जो भुजंगासन नहीं कर पाते हैं मकरासन से लाभ लेंगे। और मंडूकासन भी आपके हमारे अभ्यासी करके बताएंगे। दोनों मुट्ठी को आपस में बांधना, नाभि के नीचे स्थापित करना, लंबी गहरी श्वास भरना और श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना। शारीरिक क्षमता के अनुसार हम झुकेंगे और दृष्टि सामने, जहाँ तक झुकेंगे इसमें विशेष प्रेशर नहीं देना है। अगर इसमें कमर दर्द है किसी को, किसी भी व्यक्ति को एजिंग के कारण, तो वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस इसमें हम पेट में अगर हमारे पास अल्सर की समस्याएं हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरएसिडिटी, ब्लड प्रेशर है, तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। एक बार और अभ्यासी करके बताएंगे। तो हर आसन में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जिसको ध्यान में रखते हुए योग प्रशिक्षक के निर्देशन में रह के अभ्यास करें तो बहुत ही लाभ है। अच्छा, ये ग्रोइंग एज में एक और जो बीमारी कह लें या एक परिलक्षण कह लें, मोटापा, ओबेसिटी एक प्रभावी रूप ले चुका है भारत के संदर्भ में। जी जी। अगर आप भारत के बाहर जाएंगे तो बहुत सारे कंट्री में मोटापा है नहीं, लेकिन भारतीय संदर्भ में मोटापा एक बीमारी का रूप ले चुका है। तो इस स्टेज में हम कैसे अपने आप को उससे बचा कर रखेंगे? क्या योग में इसके लिए कोई आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा कुछ है क्या? क्या बताना चाहेंगे आप? जैसे उम्र में, बढ़ते उम्र में ज़्यादा हम शरीर को परेशान न करते हुए हम दो अभ्यास मुख्य रूप से बतलाना चाहेंगे, जिसमें पहला अभ्यास है नौकासन और दूसरा अभ्यास है पवन मुक्तासन। नौकासन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर को आपस में मिलाना, जांघ पर रखना, दोनों हाथों को, पैर को भी उठाना, सिर को भी उठाना, एक बालिश्त। श्वास लेते हुए उठाइए। शारीरिक क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे 5 से 10 सेकंड तक। पुनः धीरे धीरे वापस, सिर को नीचे, हाथ पैर को भी नीचे, हाथ कमर के बगल में। सहज, सरल, सुखद अनुभूति, लंबी गहरी श्वास लेना, छोड़ देना। पुनः इस अभ्यास को एक बार करना। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ना, दोनों हाथ से पकड़ना और नाक घुटनों में सटाना। अगर नहीं सटता है तो कोई परेशानी इसमें नहीं झेलना है। देखिए, आपके एक अभ्यासी बहुत सुंदर ढंग से कर पाए, महिला प्रतिभागी। अगर पुरुष प्रतिभागी थोड़ा सा कमी है, इनमें कमी नहीं कहा जा सकता है, पेट की मांसपेशियां निकल जाने के कारण, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लाभ नहीं, उसमें लाभ करता है। जो धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से इसको करके दिखाइए। लेकिन अधिक अभ्यास में जोर नहीं लगाना है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर सुखपूर्वक स्थिति को आसन कहते हैं। स्थिर सुखपूर्वक स्थिति में जहाँ तक को करना, पुनः धीरे धीरे वापस आइए। डॉक्टर साहब, आपने बताया ये महत्वपूर्ण आसन है। शवासन में दोनों हाथ कमर के बगल में। जी, ये महत्वपूर्ण आसन है जिनके द्वारा हम बढ़ती एज में अपने आप को बीमारी से दूर रखेंगे या अपने आप को बीमारी से बचाएंगे। जी, इसके साथ साथ प्राणायाम की चर्चा करना लाजमी होता है और आज के इस वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान दौर में बढ़ती एज में प्राणायाम एक बड़ी भूमिका निभाता है। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्राणायाम, कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम जो इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, वो कौन कौन से हैं, और थोड़ा सा उसका एक हम डेमो भी इन बच्चों, शिक्षक के माध्यम से बताते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए दोनों प्रतिभागी। सरिता जी और सुशील पांडे जी आपको सबसे पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास दिखलाएंगे। सहज सुखासन में बैठ जाइए या वज्रासन में ही बैठकर आप कर सकते हैं इसका अभ्यास। अब दाहिने नासिका पर अंगूठा, बाएं नासिका से श्वास को लेना, पुनः धीरे से दाहिनी ओर छोड़ना, बायां नासिका बंद, बायां से लेना, दाहिना से छोड़ना, दाहिना से लेना, बायां से छोड़ना। सहज, सरल, शांत और सुखद अनुभूति में प्राण को खींचना और प्राणवायु को बाहर करना। यह अभ्यास कम से कम 5 मिनट कर सकते हैं। अगर आप तीसरे मिनट में थक जाते हैं तो 3 ही मिनट आपके लिए है। अगर आप 10 मिनट में थकते हैं तो 10 मिनट। आपकी शारीरिक जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम अभ्यास करेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास जो है, हमारे अभ्यासी आपको भ्रामरी करके बताएंगे। भ्रामरी में हम दोनों हाथ की प्रथम अंगुली को कान में लगाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं, आंख बंद करते हैं, जिह्वाओं को उलट के पीछे कंठ की ओर ले जाते हैं, खेचरी मुद्रा में पीछे की ओर, और उस अवस्था में भ्रमर का गुंजार होता है।
इससे है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, याद के शक्तियों को भूलने लगता है। इस अवस्था में प्राणायाम अगर 10 से 15 बार प्रतिदिन करते हैं तो हमें जो वृद्धावस्था में होने वाली जो अव्यवस्थाएं हैं, जैसे भूलना, चिड़चिड़ा हो जाना, क्रोध होना, ये सब सारी चीज़ें हटेंगी और यह सहज सरल, शांत और सुखमय इनका जीवन होगा धीरे धीरे वापस। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आजकल सारे लोग कार्य कर रहे हैं, किसी न किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं आज आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, उसका उत्तर कि ऑफिस में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं और वह एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद थक जाते हैं। मैं कल टेलीविज़न में देख रहा था कि एक वाई टर्म आ रहा है, कुछ ऑफिस टर्म में वाई टर्म के साथ जोड़कर योगा को सिखाना है ऑफिस स्तर पर। तो ये किस प्रकार हम छोटा सा, अगर हमारे पास 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय हो तो कैसे हम योगा को वहाँ जोड़ के अपने ग्रोइंग एज को बचा सकते हैं और उसमें हर स्तर से सुधार कर सकते हैं? जी जी, अभी एक नया ट्रेंड चला है, ऑफिस योगा करके चल रहा है कि व्यक्ति के पास दरी नहीं है, व्यक्ति के पास आसन नहीं है, योगा मैट नहीं है और वह जगह चाह भी रहा है लेकिन उसके पास वैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रहा है कि वो कर पाए। तो ऑफिस योगा के प्रोग्राम को भी मैं लेके कई कॉरपोरेट जगत में मैं गया हूँ। तो जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, इसी दौरान मैं उन्हें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करा देता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम के बाद उन्हें मैं ताली बजवा देता हूँ, ताली बजा लेते हैं। ताली बजाने के बाद हा 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 हंस लेते हैं और उसके बाद सिर का जो है इसको एक करता हूँ, पूरा स्कंद चक्रासन, ये सब सारे जो अभ्यास है इसमें कहीं भी हमें योगा मैट की ज़रूरत नहीं है। हम ये सारे अभ्यास जो आप देख रहे हैं योगा मैट के, फिर आँखों का अभ्यास करा देता हूँ। आँखों से देखना, बाएं दाएं, इस ढंग से क्रियाएं हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसको कि अगर हम इसको करें तो कम से कम 1 घंटे का यह कार्यक्रम होगा। तो लेकिन इसे हम 15 से 20 मिनट करके इसी ढंग से, पैर में लटकाया हुआ हूँ और इस पैर सामने है, आपके कुर्सी पर है, पैर की उंगलियों को बांधना, टखनों को आगे पीछे ले जाना, टखनों को गोल घुमाना, ये सब सारी क्रियाएं से शरीर ऊर्जावान हो जाता है। और कई जगह, जैसे मैं प्रेस में, मीडिया में, जो भी हमारे मीडिया जो है, प्रेस मीडिया है, जो पेपर, जो दैनिक जो अखबार हैं, उन अखबारों में मैं गया हूँ और लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कुर्सी पर बैठ के योगा करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। तो हम लोग को ऐसा कार्यक्रम चलते रहना चाहिए था। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज के लिए यह जो एक समाज में लोग सोचते हैं कि सुबह होगा, 5 बजेगा, हम टहलने जाएंगे, मैदान में योगा करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप उपलब्ध समय के अनुसार भी आप योगा कर सकते हैं। बस आपका मन स्थिर हो, मन शांत हो, सात्विक भोजन हो, मांस मछली से दूर रहें और नियमित जो है अपने वेद, उपनिषद, गीता में जो योग की जो बातें हैं समाहित है, उसको रख कर, ध्यान में रख कर हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं और हम आजीवन जवान बने रह सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रश्न तो बहुत सारे हैं, समयाभाव है। कुछ प्रश्न और लेना मैं चाहता हूँ आपसे कि जैसे हमने देखा कि मंत्र इस अवस्था में, ग्रोइंग स्टेज में एक बहुत बड़ा जरिया है आपको, आपके स्वास्थ्य को सही करने का, आपके शरीर, मन और भावना को सही करने का। जी जी। और कहा भी गया है कि मनना त्रयतेति मंत्रा, जी जी। जो मंत्र है वो मन का तारण करता है। जी जी। तो क्या कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके जरिए, जिनकी सहायता से हम इस स्टेज में उसको हम साध सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं? जी जी, बहुत सारे हमारे ऐसे वैदिक सदग्रंथ में है, भोजन मंत्र है, शयन मंत्र है, योगा से पहले बहुत सारे मंत्र है जिसमें कि सहज और सरल कहा जाए, जो सबके जवान पे रहता है, गायत्री मंत्र है, उसको हम पढ़कर शुरू कर सकते हैं। में वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में बहुत सारे मंत्र है, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों में जो नूतन प्रयोग कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं योग में, उसमें हमने जो जैसे रामायण में जो चौपाई और दोहे हैं, उसके माध्यम से हमने किया है और देखा है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कभी कभी कि बच्चों आप लोग वह बात बताइए जिसमें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं आप पढ़ने में, खेलने में, कूदने में। तो मैं बोला हूँ कि जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ नहीं कार्य, वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए स्वराज। और बच्चों को, और चाहे हमको, आपको या समाज में लोगों को बराबर चिड़चिड़ापन, क्रोध और गुस्सा होता है। मैं पूछता हूँ कि बच्चे कौन ऐसी बातें, हमारे स्कूल में, मैं टीचर हूँ स्कूल में, तो बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे गुस्सा क्यों नहीं करते, तो बच्चे हमारे जवाब देते हैं, क्योंकि मैं उस अपने विषय में योग ही पढ़ाता हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ लेकिन योग ही पढ़ाता हूँ। तो उसमें बच्चे बोलते हैं क्रोध से तन धन नाश है, क्रोध से बढ़त अशांति,
क्रोध से सुख गुण नाश है, होए जीवन जग क्रांति। इस ढंग से बच्चे देखते हैं और उसमें बहुत बच्चे पसंद करते हैं। और मंत्र भी मैं बताता हूँ, मंत्र भी बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सुंदर होता है। डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम सवाल है कि आज इस 12वें विश्व योग दिवस के अवसर पर हम स्टूडियो में मौजूद हैं और हम ये जानना चाहेंगे आप क्या आज के इस दिन पे आप क्या कोई एक विशेष चीज़ जो देना चाहते हैं योग के माध्यम से, ताकि उसका लाभ हमारे जो ग्रोइंग एज के जो युवक हैं जिनका एज 40 ऊपर जा रहा है उनको लाभ हो सके और वह सामरिक लाभ ले सके। जी, आसन, प्राणायाम और ध्यान करें, निश्चित रूप से उनका जीवन सुखी होगा और शांत होगा। दर्शकों, आज आपने जाना कि योग क्या है, योग के क्या महत्व है और योग किस प्रकार शरीर, मन और भावना स्तर पर कार्य करता है और यह हमें हमारी सहायता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करता है। हम आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इससे सीखा भी होगा और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करेंगे। चूँकि योग का जो पहला सूत्र है वह अथ योग अनुशासनम है, अर्थात अनुशासन से ही योग की शुरुआत होती है। तो आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसको अनुशासन के साथ उतारिए और इस विश्व योग दिवस के शुभ अवसर पर हम अपनी तरफ से आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।